Welcome to part 2 of Introduction to Electrotherapy. In first part, we covered classification, electrical activities in cell, and resting membrane potential and nerve impulse. तो अब जब भी ये नर्व इम्पल्स आगे ट्रांसमिट होती है तो अलग अलग सेल्स के बीच में जो सिग्नल्स हैं वो कैसे पहुंचते हैं. तो दीज सिग्नल्स कैन बी ट्रांसमिटेड वाया न्यूरोट्रांसमीटर्स और हॉर्मोन्स. तो जब ये केमिकल्स अपने रिसेप्टर्स पे जाके लगते हैं किसी सेल पे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आगे बढ़ती है, जो आयंस का एक्सचेंज है वो होने लगता है. अब जो हमारा ब्रेन है और जो हमारे मसल्स हैं वो खुद के इम्पल्स नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं. तो इन नर्व इम्पल्सेस को मशीन्स जो है वो पिक कर सकती है और इनको हम स्टडी कर सकते हैं. तो जब ब्रेन पे इलेक्ट्रोड्स लगा के हम ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, या फिर उस ग्राफ बनता है उसको ग्राफ. ऐसे ही मसल्स की एक्टिविटी को जो चेक करता है उसको हम बोलते हैं ईएमजी या इलेक्ट्रोमायोग्राम. ठीक है. तो ईईजी में क्या होता है, हमारे ब्रेन जो फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस करता है वो कुछ माइक्रो हर्ट्ज से लेकर 50 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज जनरेट करता है. तो हम जो ईईजी से फ्रीक्वेंसीज देखते हैं उसमें से जो सबसे कम फ्रीक्वेंसीज होती है उनको बोलते हैं हम डेल्टा वेव्स, और ये होती है अराउंड 0.5 से, दूसरे कलर से लिख लेते हैं, डेल्टा वेव्स ये होती है 0.5 से 2 हर्ट्ज तक की. और ये डेल्टा वेव्स तब मिलती है जब पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डीप स्लीप में होता है, या इन्फेंसी में हो, या फिर कोमा में हो. फिर होती है थीटा वेव्स. थीटा वेव्स होती है 4 to 7 हर्ट्ज तक की, और ये नॉर्मल स्लीप्स में मिलती है हमको. फिर आता है अल्फा वेव्स. अल्फा वेव्स 8 to 13 हर्ट्ज तक की होती है, और ये नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट में जब रिलैक्स्ड होती है बॉडी, आइज क्लोज होती है, तो इतनी फ्रीक्वेंसी तक हमारे ब्रेन में चल रही होती है. फिर आती है बीटा वेव्स, और बीटा वेव्स होती हैं 14 to 35 हर्ट्ज तक की, और ये नॉर्मल कॉन्शियस एक्टिव स्टेट में इतनी फ्रीक्वेंसीज हमारे ब्रेन में हो रही होती हैं. सो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हमारे ब्रेन में जो होती है हम उसको इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम से डिटेक्ट कर सकते हैं. अब आते हैं हम ईएमजी पे. ईएमजी में हम नंबर ऑफ मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट, या फिर वो जो एक मोटर यूनिट है उस पर कितनी फ्रीक्वेंसी से सिग्नल आ रहा है वो हम ईएमजी पे देखते हैं. तो हमारी जो मसल्स हैं, मसल्स अलग अलग मोटर फाइबर से बना हुआ है, और एक मोटर फाइबर एक न्यूरॉन के साथ एक मोटर यूनिट बना रहा है. तो हमारी कॉन्ट्रैक्शन के टाइम कितने ज़्यादा मोटर यूनिट एक्टिवेट हो रहे हैं और वो जो एक मोटर यूनिट है उसकी एक्टिविटी कितनी है, ये हम ईएमजी से पता करते हैं. ये सिग्नल बहुत ही कम कम होते हैं, लेकिन ईएमजी में इसको एम्पलीफाई करके देखा जाता है. फिर आता है स्किन बैटरी. जैसे मसल्स में, ब्रेन में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, वैसे ही हमारी स्किन में भी देखा गया है कि 23 मिली वोल्ट का पोटेंशियल जो है वो मेंटेन रहता है. तो ये हमारी एपिडर्मिस है रेड कलर की, और ये डर्मिस है. एपिडर्मिस में जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है स्ट्रेटम कॉर्नियम. तो देखा गया है कि ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है ये नेगेटिवली चार्ज है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस ये नेगेटिवली चार्ज है एज कम्पेयर टू डर्मिस. तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो है 23 मिलीवोल्ट्स का. और यही स्किन बैटरीज एनिमल्स की स्टडीज में भी देखी गई है. तो जब इंजरी होती है, जैसे इंसिजनल कट, ये कट लगा है, तो जो पॉजिटिव चार्जेस है वो बाहर की साइड को निकलते हैं यहाँ से. ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस बाहर की साइड को निकलते हैं,
और देखा गया है कि ये पॉजिटिव चार्जेस इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वुंड हीलिंग को। ये पॉजिटिव चार्जेस बाहर निकलने से यहाँ पे जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं वो आते हैं। तो ये थ्योरी हमको ये बताती है कि जो वुंड हीलिंग है वो पार्शियली कंट्रोल होती है कुछ इलेक्ट्रिकल चार्जेस के फ्लो से। तो अगर ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकल चार्ज पे, तो हम इलेक्ट्रोथेरेपी से वुंड हीलिंग को एक्सेलरेट कर सकते हैं। ऐसे ही जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं वो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज में भी जनरेट होते हैं। स्टडीज में देखा गया है कि जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू जैसे बोन्स या फिर लिगामेंट्स और टेंडन्स हैं, ये बने कोलेजन से। तो जब कोलेजन की डिफॉर्मेशन होती है तो एक इफेक्ट होता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है जब किसी बॉडी में मैकेनिकल डिफॉर्मेशंस होती हैं तो उसमें इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। तो हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर कोलेजन है, कोलेजन पे अलग अलग डायरेक्शन से स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो अपने आप को इस तरीके से ओरिएंट कर लेते हैं कि जहाँ पे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो रही है वहाँ पे चार्जेस इकट्ठे हो जाएंगे और ये चार्जेस वहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट को अट्रैक्ट करेंगे। ऑस्टियोब्लास्ट जो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं वो वहाँ पे और ज़्यादा बोन बनाएंगे। तो हम ऑर्थो में पढ़ते हैं वुल्फ्स लॉ। वुल्फ्स लॉ ये कहता है कि जहाँ पे मैक्सिमम टेंशन बोन पे पड़ती जाती है तो वहाँ पे जो बोन फॉर्मेशन है वो बढ़ जाती है, ठीक है, तो अडेप्ट होती जाती है हमारी बोन। तो ये थ्योरी ये बताती है कि जो हमारे चार्जेस हैं वो बोन के रीमॉडलिंग में भी इफेक्ट देते हैं। तो इसीलिए इलेक्ट्रोथेरेपी जो फ्रैक्चर हीलिंग है उसमें भी इफेक्ट कर सकती है। फिर आता है रीजनरेशन। तो रीजनरेशन का मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट फुल्ली जैसा था वैसे का वैसे ही बन जाए वापस से, ठीक है। तो हमारी बॉडी में लिम्स की रीजनरेशन नहीं होती, लेकिन देखा गया है कि बच्चों में जो फैलिंग्स है, डिस्टल फैलिंग्स अगर थोड़ा बहुत कट जाए तो वैसे का वैसे ही वापस रीजनरेट हो सकता है। तो ये जो रीजनरेशन है इसका रीज़न भी ये जो हमारे स्किन बैटरीज हैं, एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्किन बैटरीज अगर मेंटेन की जाए तो जो हमारी लिम्ब जनरेशन है वो पूरी की पूरी वैसी की वैसी हो सकती है। बच्चों में वो भी बिल्कुल डिस्टल फैलिंग्स का अगर कट होता है, कंप्लीट एम्पुटेशन होता है तो इन सब से हमको ये पता चलता है कि जो हमारा हीलिंग प्रोसेस है या वुंड हीलिंग है इस पे चार्जेस का इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर चार्जेस का इम्पैक्ट पड़ता है तो हम इसमें बाहर से इलेक्ट्रोथेरेपी दे के वुंड हीलिंग को एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो वो स्टार्ट करने से पहले हम पहले प्रोसेस देख लेते हैं कि हीलिंग प्रोसेस होता कैसे है। तो इमीडिएटली जैसे ही कोई इंजरी होती है, ये हमारी स्किन सरफेस है, यहाँ पे इंजरी हुई है, तो इमीडिएटली फर्स्ट जो स्टेप स्टार्ट होता है वो होता है हीमोस्टेसिस। तो हीमोस्टेसिस मतलब ब्लड एक जगह वहाँ पे रुक गया है, स्टेसिस मतलब रुकना, हीमो मतलब ब्लड। तो ब्लड वहाँ पे रुक जाता है, क्यों? क्योंकि जैसे ही कट होता है ब्लीडिंग होती है और जो इंजर्ड एरिया है वहाँ से ब्लड बाहर निकलना चालू हो जाता है। तो इसीलिए इसको रोकने के लिए इमीडिएटली सबसे पहले होता है हीमोस्टेसिस। तो हीमोस्टेसिस होते ही जो सराउंडिंग वेसल्स हैं वहाँ पे होती है वेजोकंस्ट्रिक्शन। तो तुरंत जो है क्लॉटिंग कैस्केड चालू हो जाता है। इसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं जिसमें जो जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पे प्लेटलेट प्लग बनता है। तो इसमें जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है और जो फिब्रिनोजन है वो फिब्रिन में कन्वर्ट होता है और यहाँ पे फिब्रिन प्लग बन जाते हैं। जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पे फिब्रिन प्लग बन जाता है और ये जो ब्लीडिंग है ये रुक जाती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे प्लेटलेट प्लग बनेगा, ये प्लेटलेट प्लग है, तो जैसे ही ये प्लेटलेट प्लग बन जाता है ये नेक्स्ट फेज को इनिशिएट करता है, ठीक है, नेक्स्ट फेज को स्टिमुलेट करता है जो कि है इन्फ्लेमेटरी फेज। इन्फ्लेमेटरी फेज डेज तक चलता है हीमोस्टेसिस के बाद। इन्फ्लेमेटरी फेज में 4 कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन होते हैं। पहला है रूबर। रूबर का मतलब है रेडनेस, ठीक है, तो रेडनेस। फिर है कैलर। कैलर का मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज। फिर है ट्यूमर। ट्यूमर का मतलब है स्वेलिंग। और डॉलर का मतलब है पेन।
ऐसे ही अब एक फिफ्थ कार्डिनल साइन और ऐड हुआ है जिसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ फंक्शन। तो ये कार्डिनल साइंस है इन्फ्लेमेटरी फेज के। अब ये होते कैसे हैं और इन्फ्लेमेटरी फेज में कैसे चेंजेस होते हैं वो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्लेटलेट प्लग बन गया है, ब्लीडिंग रुक गई है। अब क्या होगा, अभी इनिशियली वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई थी ताकि जो ब्लड है यहाँ पे वो ज्यादा तेज फ्लो ना करे, क्योंकि यहाँ पे ब्लीडिंग को रोकना था। अब जो वेसल्स हैं उनमें होगी वेजो डायलेशन, ठीक है। तो ये जो वेसल्स पहले कंस्ट्रिक्टेड थे इनमें हो गई अब वेजो डायलेशन, और इस वेजो डायलेशन की वजह से अब यहाँ पे बहुत सारे केमिकल मीडिएटर्स आएंगे। तो ये ब्लड वेसल मैंने यहाँ पे बना रखी है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, वो ब्लड वेसल के मार्जिन पे चले जाते हैं। तो ये न्यूट्रोफिल्स ब्लड वेसल्स के मार्जिन पे आ जाएंगे और इस प्रोसेस को कहते हैं मार्जिनेशन। न्यूट्रोफिल्स का मार्जिन्स पे आना, या फिर जो ल्यूकोसाइट्स हमारे उनका मार्जिन्स पे आना। फिर ये यहाँ से चले जाते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस पे, मतलब ये ब्लड वेसल था तो ये वेसल वॉल को क्रॉस करके एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में चले जाते हैं, टिश्यू फ्लूइड में चले जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डायपिडेसिस, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ गए, इसको बोलते हैं मार्जिनेशन। फिर यहाँ से एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में गए, इसको बोलते हैं डायपिडेसिस, न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे जाने का, या फिर जो हमारे WBCs हैं और भी टाइप के, वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में उनका जाना। तो अब ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये करेंगे फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मतलब ये जो भी यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल्स हैं, बैक्टीरिया हैं, ये इनको इनगल्फ करेगा, ठीक है, ये इनको इनगल्फ करेगा। और धीरे धीरे इसमें मैक्रोफेजेस भी आने लगेंगे। मैक्रोफेजेस भी इसी तरह एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आएंगे। मैक्रोफेजेस के दो काम होते हैं, एक तो फेगोसाइटोसिस जो न्यूट्रोफिल्स कर रहा था, लेकिन न्यूट्रोफिल्स जो है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, तो वो जैसे जैसे फेगोसाइटोसिस करता जाता है वो मरता जाता है। लेकिन जो मैक्रोफेजेस है, एक तो उनकी लाइफ लंबी होती है, प्लस वो साइटोसिस के साथ साथ यहाँ पे कुछ केमिकल मीडिएटर्स को भी रिलीज कर रहा है। तो जो मैक्रोफेजेस है, ये मैक्रोफेजेस है, मैक्रोफेजेस यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर रिलीज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज किए। ग्रोथ फैक्टर्स क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे एपिथेलियल सेल्स में हमारे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं, ठीक है, ये फाइब्रोब्लास्ट है, तो फाइब्रोब्लास्ट को ये इस टिश्यू फ्लूइड में लेके आएगा। ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं ये इसको यहाँ लेके आएंगे, और इनको ग्रोथ फैक्टर रिलीज किसने करवाए थे, मैक्रोफेजेस ने। तो और ये जो फाइब्रोब्लास्ट है, ये जो अगला स्टेप है प्रोलिफरेशन, इसमें बहुत जरूरी है। तो मैक्रोफेजेस अगले स्टेप को इंड्यूस भी करवा रहा है, फेगोसाइटोसिस भी कर रहा है, प्लस ये जो यहाँ पे वेजोडाइलेशन हो रही है इसको और बढ़ा देता है मास्ट सेल्स, ठीक है। मास्ट सेल्स क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं हिस्टामिन। हिस्टामिन भी इसके अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन है उनकी कंसंट्रेशन बढ़ाता है और ज्यादा वेजोडाइलेशन करवाता है। प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, तो ये हिस्टामिन भी वेजोडाइलेशन को बढ़ा रहा है। तो अब हमने जो ये साइंस पढ़े थे इन्फ्लेमेशन के, इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले वेजोडाइलेशन हुई थी। वेजोडाइलेशन की वजह से यहाँ पे ब्लड बहुत ज़्यादा इकट्ठा होगा, जिसकी वजह से रेडनेस होएगी और टेम्परेचर इंक्रीज होएगा। तो रेडनेस और टेम्परेचर का इंक्रीज होने का कॉज आपको पता चल गया। दूसरी चीज़, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है। तो ये यहाँ पे जो फ्लूइड जमा हो रहा है इतना सारा, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पे जो फॉरेन पार्टिकल आए हैं ये इस मीडियम को डाइल्यूट कर रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इकट्ठा कर रहा है, जिससे कि जो बैक्टीरिया है उसका जो इफेक्ट है वो कम हो, और यहाँ पे WBCs लेके आ रहा है ताकि ये जल्दी से जल्दी फॉरेन पार्टिकल्स को एनगल्फ करे। तो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यहाँ पे बढ़ रहा है इसकी वजह से होगा एडीमा, ठीक है। और एडीमा का ये जो कंटेंट है इसको हम बोलते हैं एक्सुडेट। तो एडीमा को ही हम स्वेलिंग बोलते हैं। अब रह गया पेन। तो ये जो हमारा क्लॉटिंग कैस्केड था हीमोस्टेसिस में, इस टाइम पे कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स सिक्रीट हुए थे और कुछ ब्रैडीकाइनिन सिक्रीट हुए थे, ठीक है। तो ये काइनिन्स है हमारे और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, तो PG
और काइनिन्स। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये पेन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो इन्फ्लेमेशन को आगे कंटिन्यू करवाते हैं। जो हिस्टामिन है ये इमीडिएटली प्रोड्यूस होता है जैसे ही कहीं पे इंजरी होती है, लेकिन इसको जो कंटिन्यू रखता है इस वेजोडाइलेशन को, इस प्रोसेस को, वो होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और जो हमारी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं वो भी इस प्रोस्टाग्लैंडिन के इफेक्ट को ही कम करते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया। ये जो काइनिन्स है, अब ये काइनिन्स क्या करते हैं, ये पेन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि पेन स्टिमुलस देते हैं हमारे ब्रेन को। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं ये इसको एम्प्लीफाई कर देते हैं, और यहाँ पे जो फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, ये फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पे जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं सरफेस पे, ये सेंसरी न्यूरॉन्स, इन पे प्रेशर पड़ता है। तो दूसरा प्रेशर की वजह से उन सेंसरी न्यूरॉन्स पे हमारे जो है ब्रेन पेन को परसेप्ट करता है। तो अब हमारे पास ये भी हो गया, पेन भी कवर कर लिया हमने। तो ये हो गया इन्फ्लेमेटरी फेज। इन्फ्लेमेटरी फेज के बाद स्टार्ट होता है प्रोलिफरेशन फेज। तो प्रोलिफरेशन फेज के लिए 3 सेल्स होते हैं जो मेजर काम करते हैं। पहला तो है फाइब्रोब्लास्ट, दूसरा है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस की वजह से ही फाइब्रोब्लास्ट जो है वो अंदर आए थे, और मैक्रोफेजेस फेगोसाइटोसिस भी करा रहा था, और एंडोथेलियल सेल्स। तो ये 3 सेल्स जो हैं मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट और एंडोथेलियल सेल्स, ये अब क्या करवाते हैं, ये एंजियोजेनेसिस करवाएंगे, मतलब न्यू ब्लड फॉर्मेशन कराएंगे इस एरिया में। और ये जो वुंड है इसकी रीसरफेसिंग करेंगे। रीसरफेसिंग मतलब यहाँ पे जो डेड टिश्यू है उसको हटाएंगे और न्यूअर टिश्यूज यहाँ पे इकट्ठा करेंगे, ताकि इस वुंड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे होगा सबसे पहले एंजियोजेनेसिस। और यहाँ पे होगा ये जो फाइब्रोब्लास्ट है ये यहाँ पे कोलेजन फॉर्मेशन करवाएंगे। ठीक है, तो इन तीनों का काम है यहाँ पे एंजियोजेनेसिस कराना, यहाँ पे ब्लड फ्लो को बढ़ाना, न्यू ब्लड वेसल्स बनाना और कोलेजन फॉर्मेशन करवाना। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये जो कोलेजन है ये शॉर्ट होने लगता है, कोलेजन की क्रॉस लिंकेज होने लगती है। क्रॉस लिंकेज मतलब ऐसे, और ये जो फाइब्रोब्लास्ट है इनमें से कुछ फाइब्रोब्लास्ट मायोफाइब्रोब्लास्ट बन जाते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ये जो कोलेजन है और मायोफाइब्रोब्लास्ट है इसकी वजह से ये जो हमारा वुंड है ये कंस्ट्रिक्ट होने लगता है, मतलब वुंड की कॉन्ट्रैक्शन होने लगती है, जिसकी वजह से जो एंड से ये पास आते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वुंड कॉन्ट्रैक्शन होती है और नया सेल्स यहाँ पे बनते हैं, न्यू सेल फॉर्मेशन और न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। ठीक है, और प्रोलिफरेशन जो फेज होता है वो डेज से वीक्स तक चलता है, और ये जो क्रॉस लिंकेज है इसकी वजह से होती है स्कार फॉर्मेशन। तो अब हम आ जाते हैं मैचुरेशन है रीमॉडलिंग में। तो ये जो यहाँ पे टिश्यू बनाया है इसको बोलते हैं हम ग्रैनुलेशन टिश्यू। तो इस ग्रैनुलेशन टिश्यू हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ग्रेन्स जैसे दिखते हैं जब हम इसको सेक्शन करके देखते हैं। तो ये ग्रैनुलेशन टिश्यू बना प्रोलिफरेशन स्टेज में। तो ये ग्रैनुलेशन टिश्यू की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है, डेंस हो जाता है ग्रैनुलेशन टिश्यू और फाइब्रस हो जाता है। ठीक है, तो और ये यहाँ पे तो यहाँ पे ग्रैनुलेशन टिश्यू और डेंस हो जाता है। ठीक है, ग्रैनुलेशन टिश्यू डेंस हो जाता है और यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो कम होने लगते हैं अब। और ये डेंस और फाइब्रस होने की वजह से यहाँ पे स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा वुंड बढ़ चुका है और यहाँ पे स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाती है।
तो जो ये मैचुरेशन है या रीमॉडलिंग फेज है, ये मंथ से ईयर्स तक चलता है। यहाँ पे ये जो वुंड हीलिंग के सारे प्रोसेसेस थे, इलेक्ट्रोथेरेपी हर प्रोसेस पे हर फेज पे कुछ ना कुछ थेरेपेटिक इफेक्ट देती है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो बिफोर एंडिंग द लेक्चर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। तो ये ग्राफ है, ये डेज हैं और ये नंबर ऑफ सेल्स है रिलेटिवली। तो कितने दिनों में कौन से सेल की कंसंट्रेशन कितने पीक पे होती है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि हीमोस्टेसिस होती है। हीमोस्टेसिस इंजरी होते ही स्टार्ट हो जाती है और कुछ मिनट में क्लॉट बन जाता है। उसके 1 घंटे बाद जो है इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे फर्स्ट डे पे ही जो ये न्यूट्रोफिल्स है वो आने चालू हो जाएंगे। और न्यूट्रोफिल्स मैंने बोला था शॉर्ट लिव्ड होते हैं, तो न्यूट्रोफिल्स का नंबर बढ़ेगा और कम हो जाएगा बहुत जल्दी। इसके साथ साथ मैक्रोफेजेस भी आए थे और मैक्रोफेजेस बहुत टाइम तक रहते हैं, क्योंकि मैक्रोफेजेस का काम हमने देखा था कि प्रोलिफरेशन में भी है। तो वो बढ़ेंगे और 15 डेज तक रहेंगे कि वो सेल डेब्रीज जो है बैक्टीरियाज की वो हटाते रहेंगे, फेगोसाइटोसिस करते रहेंगे। फिर जो हमारा ये इन्फ्लेमेटरी फेज है ये 3 to 4 डेज तक चलता है। तो 3 to 4 डेज, ये 3rd और 4th डे है। 3rd और 4th डे पे फाइब्रोब्लास्ट और एंडोथेलियल सेल्स की एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, जो कि हमने प्रोलिफरेशन स्टेज में पढ़ा था। तो 3 to 4 डेज से अगले कुछ हफ्तों तक चलता है, 3 वीक्स तक चलता है। तो हमारा जो फाइब्रोब्लास्ट है उसकी एक्टिविटी बढ़ती है, पीक होती है 3rd वीक तक और फिर कम होने लगती है। हमारे एंडोथेलियल सेल्स की भी एक्टिविटी बढ़ती है, पीक होती है 3rd वीक तक और फिर कम होने लगती है। ये डिपेंड करता है एक्सटेंड ऑफ इंजरी पे कि ये कब तक बढ़े रहेंगे।